जितने मॉडल पेपर आप तैयार कर लोगे उतना ही फायदा आपको मिलेगा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए मॉडल पेपर में। इस शिक्षा शास्त्र के मॉडल पेपर के जरिए वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, सीधा टॉपिक की बात करते हैं। यहाँ पे निर्देश वगैरह दिए गए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। सीधा आके मुद्दे की बात करते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक सही उत्तर है। सही उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वही आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि पर्यावरण का जनजीवन से कैसा संबंध है, ये आपको बताना है। औपचारिक संबंध है, साधारण या अनौपचारिक संबंध है, या फिर घनिष्ठ संबंध है। तो आप बता सकते हैं कि जो मानव है और पर्यावरण है इसमें कैसा संबंध है। तो जवाब होगा भैया बहुत गहरा संबंध है, यानी बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि सीखने से परिवर्तन होता है। सीखने से क्या परिवर्तन होता है? व्यक्ति के प्रेरणाओं में परिवर्तन होता है, या फिर व्यक्ति के मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन होता है, या व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, या व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है। तो सीखने से व्यक्ति के व्यवहार में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है? स्वमूल्यांकन की योग्यता, संयोजनशीलता, आत्मविश्वास, संवेगात्मक अस्थिरता। इसमें राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें सही जवाब का हो जाएगा संवेगात्मक अस्थिरता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का क्षेत्र है मानसिक रोगियों का अध्ययन, संपूर्ण समाज के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन, सामान्य व्यक्तियों का अध्ययन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब इसमें आपका हो जाएगा जो है संपूर्ण समाज के मानसिक स्वास्थ्य जो है स्वास्थ्य का अध्ययन, यही इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि क्वेश्चन कह रहा है कि भूख कैसा अभिप्रेरक है? भूख कैसा अभिप्रेरक है? जन्मजात है, सामाजिक है, या अर्जित है, या व्यक्तिगत है? तो जो भूख होता है ये जन्मजात होता है। ठीक है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न की। आइए निश्चित उत्तरीय प्रश्न को अच्छे से कवर करते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ था? रुचि किस प्रकार का प्रेरक है? आपके विचार में दंड का कौन सा उद्देश्य सर्वोत्तम है? मनोविश्लेषण के जनक कौन थे? निर्देशन के 2 उद्देश्य लिखिए। 1 नंबर का प्रश्न होगा तो छोटा प्रश्न होगा और इसका उत्तर आपको छोटे में ही देना है। जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो यहाँ पे लिखा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना वर्ष 1987-88 में प्रारंभ हुई थी। तो बस आपको बस इतना लिखना है। ठीक है, इतना लिखना है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा अति लघु में पूछ लिया तो कैसे लिखेंगे वो मैं आगे आपको बता दे रहा हूँ इसी में। ठीक है, यानी 1 तीर से 2 निशाना आपका हो जाएगा। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यकताओं की सुविधा प्रदान करना था। तो यहाँ पे अगर आपसे उद्देश्य पूछ ले तो आप उद्देश्य भी लिख सकते हैं, या फिर निश्चित से अति लघु में पूछ ले तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कि रुचि जो है किस प्रकार का अभिप्रेरक है? तो इसके बारे में यहाँ पे आप लिखेंगे रुचि एक अर्जित अभिप्रेरक है। तो बस आप इतना लिख देंगे तभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न है, 1 लाइन में आपको लिखना है। आगे इस प्रकार से थोड़ा सा बढ़ा के ले सकते हैं अगर ये अति लघु में पूछ लेगा तो। हालांकि कुछ विद्वानों ने जिसे जन्मजात और अर्जित दोनों मानते हैं, लेकिन शिक्षा शास्त्र में इसे मुख्य रूप से अर्जित प्रेरक के रूप में देखा जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आपके विचार में दंड का कौन सा उद्देश्य सर्वोत्तम होता है? तो यहाँ पे देखिए, दंड का सुधारात्मक जो उद्देश्य है ये सर्वोत्तम माना जाता है। सुधारात्मक जो उद्देश्य है ये सर्वोत्तम माना जाता है। तो यहाँ पे इसके बारे में 1 लाइन में लिख सकते हैं, क्योंकि इसका लक्ष्य अपराधी या छात्रों के व्यवहार में सुधार कर उसे सही मार्गदर्शन में लाना होता है। तो ये अति लघु की तरह आप भी लिख सकते हैं। देखिए, अगर निश्चित में पूछता है तो आप बस इतना लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा नंबर आपको मिलेगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मनोविश्लेषण के जनक कौन थे। तो मनोविश्लेषण के जो जनक थे वो सिगमंड फ्रायड ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से इनके नाम लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निर्देशन के 2 उद्देश्य लिखिए। तो निर्देशन के 2 उद्देश्य में लिखना है आपको 2 पॉइंट। पहला यहाँ पे है व्यक्ति की क्षमताओं और रुचियों को पहचानने में सहायता करना, ये निर्देशन यानी जो गाइडेंस होती है उसका उद्देश्य होता है। एक पॉइंट आपको यहाँ पे और लिखना पड़ेगा, व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार शैक्षिक और व्यावसायिक चयन में सक्षम बनाना चाहिए, जिसमें इंटरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग उससे काम करवाना चाहिए। आगे यहाँ पे है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसका उत्तर आपको यहाँ पे 4 अंक मिलेंगे जब आप उत्तर इसका लिखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि पाठ्यक्रम व विद्यालय के विषय में मालवीय जी के विचारों को व्यक्त कीजिए। और ऐसे ही क्वेश्चन है, सुनामी से आप क्या समझते हैं, मृदा प्रदूषण से क्या हानियां होती हैं, आप कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा का स्तर निम्न है, कैसे कह सकते हैं। आगे है भारत में नारी शिक्षा के विकास पर टिप्पणी लिखिए। या फिर क्वेश्चन है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, स्पष्ट कीजिए। आइए इनका सरल शब्दों में उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम व विद्यालय के विषय में मालवीय जी के विचारों को व्यक्त कीजिए। क्या जानते थे, क्या सोचते थे, क्या मानते थे मालवीय जी, उनको आपको यहाँ पे लिखना है। तो लिखेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास होना चाहिए। यानी मालवीय जी मानते थे कि शिक्षा जो होना चाहिए वो व्यक्ति के या फिर बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक हो। ये पहला फैक्ट पॉइंट हो जाएगा। अब कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए मालवीय जी के अनुसार, उसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। मालवीय जी ने धार्मिक और आधुनिक शिक्षा के समन्वय पर बल दिया है। यानी जो शिक्षा होनी चाहिए वो धार्मिक होनी चाहिए और आधुनिक शिक्षा होनी चाहिए। उनके अनुसार पाठ्यक्रम में वेद उपनिषद के साथ साथ विज्ञान, कला, वाणिज्य और कृषि जैसे तकनीकी विषयों को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो ये इनका ऐसा मानना था कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए। अब विद्यालय के बारे में बात कर लेते हैं। तो विद्यालय में वे विद्यालय को एक मंदिर की तरह पवित्र मानते थे जहां चरित्र निर्माण और राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि होता है। उन्होंने जो है उनके कई विचार थे जैसे कि जीवंत रहें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU जिसे कहते हैं उनको, उन्होंने इसकी स्थापना की थी 1916 में। तो ये भी ध्यान रखेंगे, आपके पेपर में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि सुनामी से आप क्या समझते हैं। ये भूगोल का क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया है क्योंकि टॉपिक में आपके है। ठीक है, सुनामी के बारे में देखिए, इसमें लिखेंगे सुनामी एक जापानी शब्द है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है, फैक्ट पॉइंट है कि सुनामी जो है एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है तटीय लहरें। ठीक है, तटीय लहरें इसका अर्थ होता है। जब समुद्र की तलहटी में भूकंप आता है तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है और या फिर भूस्खलन होता है तो समुद्र का जल बहुत ऊंची लहरों के रूप में प्रचंड वेग से तट की ओर बढ़ता है जिसे सुनामी कहा जाता है। ये लहरें जानमाल की भारी क्षति करती हैं और तटीय परिस्थिति को यानी जो पारिस्थितिकी है उसके पूरे तंत्र को नष्ट करती हैं। तो सुनामी जो है काफ़ी जो है जन माल की हानि होती है, जान माल की हानि होती है सुनामी के द्वारा। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पे है कि मृदा प्रदूषण की क्या हानियाँ होती हैं। ये भी आपका भूगोल क्वेश्चन है लेकिन टॉपिक में है तो आपको अच्छे से करना पड़ेगा कि मृदा प्रदूषण से क्या हानियां हो सकती हैं। तो निम्नलिखित हानियां हैं। पहला पॉइंट है उर्वरा शक्ति में कमी होती है। रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उपजाऊपन है वो क्षमता नष्ट हो जाती है। ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा है खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव। मिट्टी के हानिकारक तत्व फसलों के माध्यम से मनुष्य और पशु के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियां पैदा कर देते हैं। तो ये भी एक तरह से समस्या है। नेक्स्ट है जल प्रदूषण। मृदा प्रदूषण से रिस कर वर्षा का जल भूजल में जहरीला जो पानी है उसमें बदल देता है। तो ये काफ़ी बड़ी समस्या है। ठीक है, आगे यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों का विनाश। मिट्टी में रहने वाले लाभकारी किसान मित्र केंचुए जो है वो मर जाते हैं जिससे जो है अच्छी खासी उत्पादन नहीं हो पाती है। ठीक है, नहीं मिट्टी जो है उपजाऊ नहीं रहेगी तो अच्छी उत्पादन नहीं होगा। ठीक है, आगे यहाँ पे है क्वेश्चन, आप कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा का स्तर निम्न है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा का स्तर निम्न है। तो इसमें देखिए लिखेंगे भारतीय शिक्षा के स्तर निम्न मानने के पीछे बहुत कारण हैं। तो क्या कारण है, तो यहाँ पे देखिए
पहला है व्यवहारिकता का अभाव, यानी जो शिक्षा दी जाती है उसमें व्यवहारिकता जो होती है उसका अभाव यानी कमी दिखता है। इसमें आप लिखेंगे 2 लाइन। शिक्षा मुख्य रूप से सैद्धांतिक रटने पर आधारित है, जिससे छात्र में कौशल विकसित नहीं हो पाता है, ये पहला कमी हो जाएगा। दूसरा, संसाधनों की कमी। संसाधनों की कमी का मतलब ये है ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में आज भी बुनियादी ढांचे, प्रयोगशाला, आधुनिक जो तकनीकें हैं उनका अभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है बेरोजगारी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी युवाओं को रोजगार पाने में योग्य में मतलब पाने के योग्य नहीं है, सक्षम नहीं है, और उसकी गुणवत्ता जो है उसमें प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि लोग जो है बीएड करके, बीटेक करके, पॉलिटेक्निक करके, आईटीआई करके या फिर अन्य अच्छी डिग्रियां लेकर बैठे हैं, घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पाया, तो कहीं न कहीं इसमें बेरोजगारी एक कारण बन जाएगा। ठीक है। अगला है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण के पुराने तकनीकों का आज भी जो है हावी होना, ये कहीं न कहीं नवाचार की कमी को दिखाता है। नवाचार का मतलब होता है कि नई नई चीज़ों को इस्तेमाल करना, नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करना, उसके द्वारा बच्चों को सिखाना समझाना, ये शिक्षण विधि में शामिल करना चाहिए। आगे दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में नारी शिक्षा के विकास पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे आपको टिप्पणी लिखना है, तो इसमें लिखेंगे भारत में नारी शिक्षा का विकास प्राचीन काल में वर्तमान तक जो है कई चरणों में हुआ है, यानी प्राचीन से लेकर वर्तमान समय तक देखा जाए तो कई चरण उसके रहे हैं, कई स्टेप रहे हैं। तो पहले देखिए प्राचीन काल की बात कर लीजिए। इसमें गार्गी और मैत्रेय जैसे विदुषी का उदाहरण मिलते हैं, लेकिन मध्यकाल में शिक्षा का स्तर गिर गया है। दूसरे पॉइंट में स्वतंत्रता पूर्व यानी आज़ादी से पूर्व की बात कर लेते हैं, तो राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा फुले ने महिला शिक्षा के लिए काफ़ी संघर्ष किया है, तो इसके बारे में लिखेंगे। अब इसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात यानी स्वतंत्रता जब आज़ादी मिल गई तो इसके बाद क्या हुआ, हाँ जो है हंस मेहता, यहाँ पे हंस लिखा है, हंस मेहता समिति और कोठारी आयोग ने स्त्री शिक्षा को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है। तो काफ़ी लोगों ने आगे आकर जो है स्त्री शिक्षा पे काफ़ी जोर दिया है कि उनको शिक्षित किया जाए। और आगे यहाँ पे देखिए आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना शिक्षा के अधिकार के कारण महिलाओं को साक्षरता दर और उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी निरंतरता जो है वो बढ़ रही है। तो इसके बारे में इस प्रकार से आप आंसर को लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, इसके बारे में आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे आइए जानते हैं कैसे उत्तर लिखेंगे। यह प्रसिद्ध कथन जो है ये किसकी कथन है, तो मनोवैज्ञानिक टर्मन की है। किसकी है, टर्मन की एक कथन है। इसमें जो है इनके द्वारा कुछ बातें कही गई हैं, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करना है। जैसे अमूर्त चिंतन है, ठीक है, अमूर्त चिंतन का अर्थ क्या है, इसमें लिखेंगे कि उन चीज़ों के बारे में सोचना जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं है, जैसे कि प्रतीक, शब्द, संख्या, सूत्र, विचार। कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे अमूर्त चिंतन है, आपको ऐसा चिंतन करना है जो हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे कि आप कुछ अपने मन में सोच रहे हैं, तो जो सोचना है आपका है वो दिखाई थोड़ी दे रहा है आपके मन में कि आप क्या सोच रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो चीज़ हमें दिखाई ना दे, ठीक है, वो अमूर्त चिंतन है। अपने मन में आप ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो सोच रहे हैं जो आपको 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 सिर्फ पता चल रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे इसका जो है स्पष्टीकरण कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि स्पष्टीकरण पूछा गया है। तो उसमें लिखेंगे कि जिस व्यक्ति में अमूर्त चिंतन की क्षमता जितनी अधिक होती है वह उतना ही बुद्धिमान माना जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, एक गणितज्ञ या फिर दार्शनिक अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जटिल समस्याओं और अदृश्य अवधारणाओं को हल कर लेता है। यही बुद्धि की अमूर्त योग्यता को दिखाता है। तो अमूर्त योग्यता के बारे में इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे शुरुआत होता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसके लिए आपको 6 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। जैसे क्वेश्चन की पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं, पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए, प्रयास या त्रुटि या फिर सूझ विधि में क्या अंतर है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, आइए इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं कैसे इसको लिखेंगे। पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। तो आइए जानते हैं कि पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं।
पहले लिखेंगे उत्तर में यहाँ पे कि शिक्षा में पुरस्कार एक सकारात्मक अभिप्रेरक के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित यहाँ पे दिया गया है। तो पहला है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। जब कोई भी छात्र कोई भी प्रदर्शन करता है तो उससे लिए उसको प्रोत्साहित किया जाता है, यानी छात्रों को बेहतर प्रदर्शन के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, जिन्हें उन्हें आगे और अच्छा करने का मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा मिलता है। पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का मतलब ये है कि छात्रों में आगे बढ़ने का एक सकारात्मक होड़ सी पैदा हो जाती है और वो कुछ आगे करने की और अच्छा करने की सोचते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उनको कॉन्फिडेंस होता है अपने आप पे कि हमने अगर अच्छा काम किया है तभी हमें मिला है और हम इससे और बेहतर करेंगे ताकि हमें और अच्छा सम्मान मिले। तो पुरस्कार मिलने से छात्रों को आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ठीक है। इसके बाद डिसिप्लिन यानी अनुशासन। अच्छे व्यवहार अनुशासन को सुदृढ़ करने के लिए पुरस्कार एक महत्वपूर्ण उपकरण माने जाते हैं। अगर बच्चे अनुशासन में रहते हैं तो उन्हें पुरस्कार देना या फिर किसी चीज सम्मानित करना, तो वो सब कहीं न कहीं बच्चे के जो है व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कि पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। जो पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है वो क्यों दी जाती है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, आज के समय में पर्यावरण शिक्षा का आवश्यकता जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जागरूकता जरूरी है। ठीक है। नहीं तो ऐसे ही पर्यावरण प्रदूषण होता रहेगा तो काफी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यह लोगों को प्राकृतिक साधनों के सीमित होने और उनके संरक्षण के प्रति जागरूक बनाती है। ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा है प्रदूषण नियंत्रण। प्रदूषण नियंत्रण में इसमें लिखेंगे, वर्तमान में बढ़ते प्रदूषण जैसे वायु, जल, मृदा को रोकने के लिए ज्ञान प्रदान करती है पर्यावरण शिक्षा। ठीक है। आगे है पारिस्थितिकी संतुलन। पारिस्थितिकी संतुलन का मतलब यह है कि प्रकृति मानव के बीच बिगड़ते संतुलन बनाए रखने की समझ को विकसित करता है। यानी जो मानव है जिस प्रकार से प्रकृति को उपयोग कर रहा है, आने वाले दिनों में हालत खराब हो सकती है। ठीक है। इसीलिए इसकी शिक्षा देना जरूरी है। आगे है भावी पीढ़ियों की सुरक्षित करने के लिए पर्यावरण की शिक्षा देना जरूरी है। जैसे आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण देने के लिए यह शिक्षा जो है अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि प्रयास एवं त्रुटि तथा सूझ विधि में अंतर बताइए। तो यहाँ पे पहले आप लिखेंगे प्रयास एवं त्रुटि विधि। प्रयास एवं त्रुटि जो विधि है वो थॉर्नडाइक ने दिया है। इसके बारे में लिखेंगे कि इसमें सीखने वाला बार बार प्रयास करता है और गलतियां भी करता है। प्रयास एवं त्रुटि विधि में इन्होंने देखो नाम से स्पष्ट है, यहाँ पे लिखा प्रयास। एक बार प्रयास करना चाहिए किसी काम को लेकर, एक बार कोशिश करनी चाहिए, तो गलती वहाँ पे होगी नहीं, त्रुटि आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो इसमें सीखने वाला बार बार प्रयास करता है और गलतियां करता है। धीरे धीरे गलतियों की संख्या कम होती है और वह कार्य सीख लेता है। यह एक यांत्रिक और समय लेने वाली प्रक्रिया है जिसमें साइकिल चलाना भी सीख सकते हैं। साइकिल चलाना जब बच्चे सीखते हैं तो गिरते हैं, सीखते हैं, गिरते हैं, सीखते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि अच्छे से चलाना सीख जाते हैं। तो इसके बारे में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन अगला पॉइंट आता है सूझ विधि। ये कॉलर की विधि है। इसमें लिखेंगे कि इसमें सीखने वाला समस्या के प्रति अचानक सूझ या अंतर्दृष्टि विकसित करता है। यह पूरी तरह से अवलोकन करता है और अचानक समाधान तक पहुंचता है। इसमें मानसिक शक्तियां और तर्क के अधिक प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आप मोबाइल में कुछ काम कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं या फिर कुछ भी उसमें सिटी में कुछ कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, तो कभी कभी होता है कि अचानक गलती हो जाती है। ठीक है। और गलती से फिर आपको उससे सीख मिलती कर यार ये कैसे हो गया, अच्छा ये नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे ये हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि हमें अचानक कोई चीज़ जो है अचानक हमें पता चलता कि भाई ये ऐसे होने से ऐसा भी होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे इसके बारे में लिख सकते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे है कि जनसंख्या शिक्षा और शिक्षा पर टिप्पणी लिखिए। तो पहले जनसंख्या शिक्षा के बारे में आप 2 लाइन लिखेंगे। इसका उद्देश्य छात्रों को बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणामों, सीमित साधनों और परिवार नियोजन के महत्व को अवगत कराना है, यानी उन्हें बताना है, समझाना है, ताकि वे एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें। ठीक है। अगला यहाँ पे है सहशिक्षा। सहशिक्षा में लिखेंगे जहाँ बालक और बालिकाएं एक ही विद्यालय में साथ साथ ग्रहण करते हों शिक्षा,
उन्हें जो है सह शिक्षा कहा जाता है, को एजुकेशन। इसमें उनमें परस्पर सम्मान, समझ और संवेगात्मक परिपक्वता को विकास होता है और सामाजिक दूरी भी कम होती है। तो यहाँ पे गर्ल्स बॉयज पढ़ते हैं उन्हें सह शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है कि टैगोर के शैक्षिक योगदान पर प्रकाश डालिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है शिक्षा में क्या योगदान दिया है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें लिखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर की एक प्रकृतिवादी या मानवतावादी शिक्षा शास्त्री थे। उनके मुख्य योगदान यहाँ पे दिए गए हैं। पहला, शांति निकेतन। शांति निकेतन में लिखेंगे उन्होंने प्रकृति की गोद में विश्व भारती जैसे संस्थान की स्थापना की, जहां शिक्षा चार दीवारी से मुक्त होती थी। यानी आज जो कमरे में आप पढ़ते हैं वो खुले वातावरण में शिक्षा होती थी। शांति निकेतन में ऐसा मतलब माहौल होता था जहां पे प्रकृति की वादियों में जो है शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, अगला है पॉइंट, प्रकृति के साथ सामंजस्य। प्रकृति के साथ सामंजस्य का मतलब ये है, उनका मानना था कि बालक का विकास प्रकृति के साहचर्य में सर्वोत्तम ढंग से हो सकता है। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आता है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास में लिखेंगे कि उन्होंने बौद्धिक विकास के साथ साथ संगीत, कला, नृत्य, ललित कलाओं या पाठ्यक्रम अनिवार्य शिक्षा बताया है। यानी पढ़ाई के साथ साथ खेल भी होना चाहिए, संगीत डांस भी होना चाहिए, नृत्य वगैरह ये जो है कलात्मक, ये सब कुछ होना चाहिए ताकि जो है बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। अगला है स्वतंत्रता यानी आजादी। वे बालक को स्वतंत्र कट्टर समर्थक थे, रटने वाली शिक्षा के विरोधी थे। उन्हें ऐसा शिक्षा दिया जाए जिससे समझ विकसित हो सके, तो ऐसा मानना था टैगोर जी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है कि पर्यावरण प्रदूषण से मानव जीवन को खतरा हो गया है, स्पष्ट कीजिए। पर्यावरण प्रदूषण से मानव जीवन को बहुत खतरा है और इसी को स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा है, पहला पॉइंट, और इससे हम निम्नलिखित तथ्यों से समझ सकते हैं। तो आइए कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसके आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट है स्वास्थ्य पर प्रभाव। प्रदूषण होगा तो आपके स्वास्थ्य पर जो प्रभाव है उसका असर दिखाई देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां, जल प्रदूषण से हैजा, पेचिश जैसी बीमारियां या महामारी के रूप ले रहे हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसके बाद जलवायु परिवर्तन में लिखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे तटीय शहरों को डूबने का खतरा भी बढ़ गया है। भाई ग्लेशियर पिघलेगा, पिघल के नदी में जाएगा, नदी समुद्र में जाएगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो तटीय जो शहर होंगे समुद्र के वो डूबने का ज़्यादा खतरा उनके ऊपर रहेगा। अगला है ओजोन परत का क्षरण। ओजोन परत का क्षरण में लिखेंगे कि पराबैंगनी किरणों से सीधे संपर्क में आने से त्वचा का कैंसर, आंखों की बीमारी भी बढ़ जाती है। अगले यहाँ पे पॉइंट में लिख सकते हैं खाद्य असुरक्षा। इसमें लिखेंगे कि मृदा और जल प्रदूषण के कारण खाद्य श्रृंखला जो है वो विभक्त हो चुकी है, यानी बट गई है या विषाक्त हो चुकी है या जहरीली हो चुकी है या जो है खराब हो चुकी है, जिससे मनुष्य के जीवन प्रत्याशा यानी जो मनुष्य के जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि कितना जीवन जी सकता है मानव, मतलब कि 80 साल जी सकता है, 90 साल तक, तो वो जो है क्या हो रही है, कम हो रही है। मानव की आयु धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब बात करेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, गांधी जी की शिक्षा का अर्थ और उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। 2+8 10 नंबर आपको मिलेगा। यानी पहले आप शिक्षा का अर्थ बताएंगे कि गांधी जी शिक्षा का अर्थ कैसे मानते थे, कैसे निकालते थे, क्या उनका उद्देश्य था, इस प्रकार से आप इनको लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आ रहा मान लेते हैं तो अथवा करके आप इसे कर सकते हैं। लिखा है क्वेश्चन की पर्यावरण जो है प्रदूषण के कारण का वर्णन कीजिए, तो आपको कारण बताना है। 10 नंबर आपको यहाँ से भी मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर रहेगा कि सीखने में रुचि के महत्व की विवेचना कीजिए, अथवा क्वेश्चन दिया कि अधिगम के संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। 10 अंक आपको यहाँ से भी मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए इसका उत्तर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गांधी जी की शिक्षा का अर्थ और उद्देश्यों की व्याख्या करनी है। तो पहले आप यहाँ पे 2 अंक के लिए लिखेंगे कि गांधी जी
का शिक्षा का अर्थ, यानी शिक्षा के अर्थ में गांधी जी का क्या योगदान था, कैसे मानते थे वो शिक्षा का अर्थ को। इसमें लिखेंगे महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास होता है। बहुत अच्छी बात कही गई है। आपके शारीरिक का विकास होता है, आपके मानसिक विकास होता है, यानी आपका आत्मिक मतलब पूरा का पूरा आपका सर्वांगीण विकास इसमें शामिल होता है। ठीक है, अगला पॉइंट इन्होंने कहा आगे कि इन्होंने शिक्षा को जीवन से जुड़ी श्रम आधारित नैतिक मूल्यों से जो है युक्त माना है। ठीक है, इसके बारे में इस प्रकार से ये आपका अर्थ हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं हेडिंग बना के। उसके अंतर्गत यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, आप इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे सर्वांगीण विकास पहला उद्देश्य है। सर्वांगीण विकास में आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आत्मिक जो है विकास होता है। ठीक है, आगे है चरित्र निर्माण, सत्य, अहिंसा, ईमानदारी जैसे गुणों का विकास होता है शिक्षा से। स्वावलंबन, स्वावलंबन का मतलब होता है कि शिक्षा को हस्तशिल्प व श्रम से जोड़ना चाहिए, ऐसा शिक्षा होना चाहिए कि उन्हें उससे रोजगार भविष्य में मिल जाए। अगला है नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास, यानी आपका नैतिक और आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। सामाजिक सेवा की भावना होनी चाहिए, राष्ट्रीय चेतना का विकास होना चाहिए, आत्मनिर्भर नागरिक का निर्माण भी होना आपके अंदर चाहिए। तो कुछ प्रकार से ये शिक्षा का उद्देश्य आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ले देंगे तो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे इसके बाद एक पॉइंट और है जीवन उपयोगी शिक्षा, यानी आपके जीवन में शिक्षा का क्या योगदान है, कैसा उपयोग करते हैं, वो भी आपका यहाँ पे होना चाहिए। अब अथवा करके क्वेश्चन जो है कि पर्यावरण प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। तो इसमें देखिए लिखेंगे एक लाइन कि पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ होता है कि पर्यावरण के तत्वों में हानिकारक परिवर्तन हो जाता है और उसी को हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। अब इसके क्या कारण हैं, तो कारण देख लीजिए, यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा। जैसे औद्योगिकीकरण है, वाहनों से निकलने वाला धुआं है, वनों की कटाई है, जनसंख्या वृद्धि है, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग है, प्लास्टिक का जो है अधिक उपयोग है, शहरीकरण है, घरेलू एवं औद्योगिक कचरा है, ये सब जो है इसके प्रमुख कारण हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है सीखने में रुचि के महत्व की विवेचना कीजिए। सीखने में रुचि का क्या महत्व है, इसमें लिखेंगे रुचि वह आंतरिक अभिप्रेरणा है जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करती है, पहला पॉइंट। अब इसमें क्या इसका महत्व है, तो इसमें लिखेंगे सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाती है रुचि, जो इंटरेस्ट है उसको जो है सरल बनाती है। ठीक है, आगे यहाँ पे है ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाती है, अस्थायी अधिगम के सहायक में जो है योगदान देती है, सीखने में जो है आनंद की अनुभूति होती है, आत्म प्रेरणा का विकास होता है, सीखने की गति तेज होती है, रचनात्मक का बढ़ावा होता है और जो है आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, शिक्षा विद्यार्थी संबंध मजबूत होते हैं, सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होते हैं। ये 10 पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा। अथवा करके क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि अधिगम के संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यह सिद्धांत जो है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने दिया है, इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो पहले सिद्धांत का थोड़ा सा अर्थ यहाँ पे देखेंगे। जब दो या अधिक उद्दीपन और प्रतिक्रिया आपस से जुड़ती हैं, आपस में क्या होती हैं, जुड़ती हैं, दो या दो से अधिक उद्दीपन और प्रतिक्रिया जब आपस में जुड़ेंगी तो एक उपस्थित होने पर दूसरी स्वतः उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे जो भी प्रक्रिया उत्पन्न होगी उसके बाद आपके अंदर दूसरी अपने आप उत्पन्न हो जाती है प्रक्रिया। अब यहाँ पे क्या विशेषता है, तो इसके बारे में विशेषता में लिखेंगे उद्दीपन प्रतिक्रिया का संबंध को दिखाया जाता है, अभ्यास के महत्व का इसमें दिखाया जाता है। अगला पॉइंट है पुनरावृत्ति से सीखना। पुनरावृत्ति से सीखने का मतलब ये है कि किसी चीज़ को बार बार करने से सीख जो है मिलती है। आगे यहाँ पे है अनुभव पर आधारित होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे घंटी बजते ही विद्यार्थी कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं, या फिर जैसे ही घंटी लगती है, 1 घंटी लगती है तो छुट्टी हो जाती है। तो यहाँ पे यह टनटना देते हैं तब भी छुट्टी हो जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विद्यालयों में व्यावसायिक निर्देशन का आयोजन करना क्यों आवश्यक है। 10 अंक का प्रश्न है, यहाँ पे इसके बारे में लिखेंगे। व्यावसायिक निर्देशन का अर्थ है विद्यार्थियों की उनकी रुचि और क्षमता और योग्यता के अनुसार व्यवसाय चुनने में सहायता मदद मिलती है, तो इसीलिए जो है ये आवश्यक है। आवश्यकता के कारण यहाँ पे दिए गए हैं, 10 पॉइंट हैं, 10 में से 5 बना के ले देंगे तब भी आपका कुछ ना कुछ काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है सही व्यवसाय जो है चयन में सहायता मिलती है,
बेरोजगारी की समस्या का समाधान होता है, आत्मनिर्भर का विकास होता है, समय और धन की बचत होती है, व्यक्तिगत संतोष उत्पन्न होता है, समाज के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार होता है और कैरियर में स्थायित्व जो है वो बनती है, क्षमता का उचित उपयोग होता है, भविष्य में योजना बनाने में सहायता मिलती है, छात्रों में भ्रम जो होता है दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से 10 पॉइंट है, इसमें से आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अथवा करके यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि शैक्षिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। शैक्षिक निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थियों को उसकी शैक्षिक समस्या के समाधान और उचित अध्ययन मार्ग चुनने में सहायता मिलती है। तो शिक्षा के लिए निर्देश बहुत ही जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे इसका क्या उपयोगिता है, 5 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। सही विषय चयन में सहायता मिलती है, अधिक अध्ययन में कठिनाई का समाधान होता है, शैक्षिक प्रगति में सुधार होता है, आत्मविश्वास का विकास होता है, ड्रॉप आउट की समस्या कम होती है, जो लोग स्कूल कॉलेज छोड़ देते हैं उसको ड्रॉप आउट बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिख देंगे तो पूरा बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से पूरा पेपर मैंने हल कर दिया है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।